हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के इस डीएनए में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक एडिटोरियल है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा जो है इंडिया चाइना टसल के बारे में एक एडिटोरियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक रिपोर्ट है, आपको पता होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बारे में भी कुछ बातें हैं। तो आज के इस एडिटोरियल में काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कई दिनों बाद मैंने डीएनए लिया है बिकॉज ऑफ द मेजर इंसिडेंट इन माई लाइफ दैट माई फादर हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ। सो काफ़ी दिन तक मैं एडिटोरियल नहीं ले पाया, लेकिन आज से शुरू कर रहा हूँ एडिटोरियल। तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, हम जो है प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में भी बता देना चाहते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स है आरएम बैच का, वो चल रहा है हमारा 1 ईयर कंप्लीट कवरेज है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से टेस्ट सीरीज होगा, आंसर राइटिंग है, टेस्ट है, सब कुछ है इसमें। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25 एक साल का कंप्लीट कवरेज, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी दोनों विथ क्वालिटी आंसर राइटिंग। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी मेंस का मिशन 500+। इसके अंदर कुछ टॉपिक कवर किए जाएंगे जो मेंस स्पेसिफिक होगा। ये कोर्स हमारा चल रहा है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाउंड आईएएस का ऐप पे ये तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे। इन तीनों कोर्सेज का लिंक अलॉन्ग विद दिस ऐप लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट दी चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। अब ये क्या एडिटोरियल है, आपको अगर मैं समझाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि इन्होंने कुछ ऐसे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश किया है जो कि आपको मतलब बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि ऐसे कोट क्यों कर रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एडिटोरियल को। देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपको फुर्सत मिल जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, मैंने पहले भी, अगर आप मेरे डीएनएस देखते आऊँ तो आपको मैं बता दिया हूँ कि लॉज दो तरह के होते हैं, एक क्रिमिनल लॉज होते हैं और एक सिविल लॉज होते हैं। क्रिमिनल लॉज वो होते हैं जैसे कि होता है मर्डर होता है, थेफ्ट होता है, डिकॉइटी वगैरह होता है, जिसमें स्टेट भी एक पार्टी बनता है, 2 पार्टीज़ के अलावा। सिविल लॉज होते हैं जिसमें मोस्टली 2 पार्टीज़ ही इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पर होता है, जैसे फैमिली होता है, डिवोर्स होता है, मैरिज है, सक्सेशन है, एडॉप्शन है, ये सभी सिविल लॉज के अंदर आते हैं। हमारे भारत में सिविल लॉज यूनिफाइड नहीं है, क्रिमिनल लॉज यूनिफाइड है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। एक क्रिमिनल लॉ है इंडियन पीनल कोड करके, अभी हमने देखा है कि इस पर भी न्यू लॉज आ रहे हैं। ठीक है, जो सिविल लॉ है वो यूनिफाइड नहीं है, वो हर एक, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू का अपना लॉ है, क्रिश्चियन का अपना लॉ है। ठीक है, तो इनको यूनिफाई करने की बात की जाती है। आर्टिकल 44 इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये एडिटोरियल उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता रहा है। इसके बारे में मैंने पहले कई बार चर्चा किया है, आज कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कवर करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं क्या कि अगर आपको फुर्सत हो गया हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो आप चर्चा करते हैं, तो अगर आपको फुर्सत हो गया हो तो पॉलीगमी और डिवोर्स से बाहर निकलिए आप। कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं हम पॉलीगमी, डिवोर्स, ट्रिपल तलाक, इनके बारे में बात करने लग जाते हैं, जबकि हमारे पास अदर मेजर इश्यूज हैं एडॉप्शन को लेकर। वो एक भीषण इशू है जिसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया जाता है। समय आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करे और इनको लेकर लॉज रैशनलाइज करे। अब ये मैं पूरे एडिटोरियल का क्रक्स बताता हूं आपको। देखिए, 2 मेजर इंसिडेंट देखने को मिला है अभी रिसेंट पास्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू ये दिखाया और हाई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू भी सामने आया है। देखिए, एक इशू ये हुआ कि मान लीजिए कि देखिए 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल और दूसरे होते हैं आपके एडॉप्टिव पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो होते हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, फादर एंड मदर बायोलॉजिकल, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, दीज आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए। ठीक, ये क्या हुआ, जिन्होंने बर्थ दिया है। दूसरे पेरेंट होते हैं जिन्होंने एडॉप्टिव पेरेंट कहते हैं। एडॉप्टिव पेरेंट वो क्या होते हैं, जिन्होंने एडॉप्ट किया है। अब एडॉप्टिव पेरेंट बायोलॉजिकल पेरेंट से डिफरेंट है, क्योंकि एडॉप्टिव पेरेंट्स ने जन्म नहीं दिया है, सो दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अब जरा ध्यान सुनिए, ये एडिटोरियल किसके बारे में बात कर रहा है। ये एडिटोरियल कह रहा है कि एक बार एडॉप्शन अगर हो जाता है तो इसका मतलब साफ साफ ये है
कि एडॉप्शन होने के बाद जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बच्चे का रिलेशनशिप था वो टूट जाना चाहिए था, लेकिन रिसेंट जजमेंट में ऐसा नहीं हुआ है। जब भी ऐसा कोई क्लैश क्रिएट होता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स और एडॉप्टिव पेरेंट्स, तो कोर्ट जो है वो हमेशा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के फेवर में फैसला सुनाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चे को बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ दिया, 6-6 साल तक नर्चर किया एडॉप्टिव पेरेंट्स ने विथ फुल केयर एंड अफेक्शन, लेकिन हुआ क्या है कि फाइनली एडॉप्टिव पेरेंट के जो कंसर्न है उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया और बच्चे को डायरेक्टली बायोलॉजिकल पेरेंट्स के हाथ में डाल दिया गया। ये तो भाई इनजस्टिस है। एक बार जब बायोलॉजिकल पेरेंट ने बच्चे को छोड़ दिया और एडॉप्टिव पेरेंट ने जब उसको पूरा केयर किया, तो एडॉप्टिव पेरेंट के हक में फैसला जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा है? ये देखने को मिला है। पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे डिस्कस की गई वो ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ डिस्कस की गई है कि अक्सर कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि एक रेप विक्टिम है विमेन, ठीक है, और जो जिसने रेप किया है रेपिस्ट है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि रेप विक्टिम ने जो विमेन है उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। अब उसको क्या हुआ कि एडॉप्शन केयर जो होता है और जो शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पे बच्चे को छोड़ दिया गया। बाद में जब उस बच्चे को ये कहते हुए कि भाई वो जो विक्टिम ऑफ रेप है उस बच्चे को एडॉप्शन के लिए डाला गया, तो उसका जो रेपिस्ट फादर यानी बायोलॉजिकल फादर जो है वो उस बच्चे को क्लेम कर लिया जाता है और कोर्ट्स ने पेरेंट्स पर वो बायोलॉजिकल फादर को वो राइट दे भी दिया है कि चलो भाई तुमने रेप किया है, तुम बायोलॉजिकल फादर हुए, तुम्हें ये राइट दे रहे हैं। भाई कैसे ऐसा हो गया? आप बताइए, रेपिस्ट को कैसे आपने दे दिया? उन कोर्ट इसमें एक बार जजमेंट दिया भी गया है कि भाई ऐसे तो आप उसको क्राइम करने का फ़ायदा दे रहे हो। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो ये भी एक जजमेंट में कहा गया कि भाई ये भी इसी चीज़ों को अमेंड करना चाहिए। तीसरी बात जो इस आर्टिकल में उठाया गया है कि अगर फादर और मदर है तो फादर इज़ ए नेचुरल गार्जियन। इन्होंने ये कहा है कि फादर मदर के हाथ में 5 साल तक अधिकार होता है कि बच्चे को टेम्पररी गार्डियन हो, लेकिन फादर इज़ ए नेचुरल गार्डियन, ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो ये 3 एस्पेक्ट को कवर किया गया है इस आर्टिकल में। इसीलिए इस आर्टिकल ने कहा है आखिरी में कि भैया इन चीज़ों पे अमेंडमेंट लाना चाहिए और एडॉप्टिव पेरेंट्स को भी अधिकार देना चाहिए, मदर को भी नेचुरल गार्डियन बनाना चाहिए और रेप विक्टिम्स जो होते हैं उनका भी से होना चाहिए उनके बच्चों के ऊपर। अगर रेपिस्ट फादर है बायोलॉजिकल फादर तो आप उसको बच्चा नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? ये बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं इस आर्टिकल में वर्बैटिम क्या लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में कहा इन्होंने कि जो एडॉप्शन की बात अगर करी जाती है या कभी पेरेंटल डिस्प्यूट क्रिएट होता है बच्चे को लेकर, फादर या मदर डिस्प्यूट में आ जाते हैं कि नहीं मेरे पास से बच्चा होना चाहिए, मेरे पास। अक्सर आप देखिएगा कि जो वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है बच्चा होने के बाद, और फिर लास्ट में जब ये दोनों सेपरेट होते हैं तो फिर बच्चे के गार्डियनशिप को लेकर डिस्प्यूट होता है कि भैया गार्डियनशिप किसको मिलना चाहिए, फादर को मिलना चाहिए, मदर को मिलना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है वो फादर को मतलब नेचुरल गार्डियन मानते हुए उनको राइट दे दिया जाता है। तो गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। गार्डियनशिप और जो आपका वार्ड एक्ट है उसमें जब भी किसी को आप पेरेंटेज का अधिकार देंगे, गार्डियनशिप का अधिकार देंगे, आप देखेंगे कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट 1956 डिक्लेयर करता है कि फादर एज अ नेचुरल गार्डियन। ये क्यों सर? वाई फादर इज अ नेचुरल गार्डियन? मदर को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। आपको देखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक को नेचुरल गार्डियन बना दीजिए, आप ये देखिए कि बच्चे का वेलफेयर किस में है। फादर के पास भी हो सकता है, मदर के पास भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन्होंने गीता हरिहरन एक केस हुआ 1999 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक्सप्रेशन आफ्टर हिम डज नॉट नेसेसरली मीन आफ्टर लाइफ टाइम। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में यह अधिकार दिया हुआ है कि फादर इज अ नेचुरल गार्डियन, आफ्टर हिम मदर विल बी द नेचुरल गार्डियन। अब एक केस आया गीता हरिहरन का, उसमें बोला कि आफ्टर हिम का क्या मतलब होता है, क्या उसके मरने के बाद? तो आंसर है नहीं, इन एब्सेंस ऑफ, मतलब अगर फादर गायब है तो मदर नेचुरल गार्डियन होगी। ये इस एक्ट के तहत दिया गया है। फिर फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा कि चूँकि ये खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इन्होंने बड़ा बढ़िया से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई देखो ऐसा है कि इस्लामिक लॉज के आधार पे देखा जाए तो फादर को 6th इन नंबर रेफरेंस दिया गया है। कहा गया कि मदर की मदर,
फादर के मदर यानी कि दादी नानी, इन सबको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है फादर के इन कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? अगर मदर की बात करी जाए तो नेचुरल गार्डियन फादर से पहले हो जाती है मुस्लिम्स में। उसमें ये कहा गया है कि 7 साल तक अधिकार मिलेगा अगर बेटा है तो, और 17 साल तक हनाफी स्कूल में बेटी के, अगर बेटा है तो 7 साल और बेटी है तो 17 साल तक अधिकार मदर का रहता है। और कई जगह पर अदर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है इस्लामिक, उसमें टिल मैरिज तक अधिकार होता है विमेन का, मतलब डॉटर का। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि जैसे हिंदू में हमने देखा कि जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में ये बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है और पेरेंट का चॉइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे का चॉइस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ बातें इन्होंने कंपैरिजन किया है दोनों लॉज में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर लॉ को आप एक जगह इंप्लीमेंट कर दें। अगर कुछ बातें हिंदू में अच्छी हैं तो मुस्लिम्स को लेना चाहिए, कुछ बातें मुस्लिम्स की अच्छी है तो हिंदू को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट? ये ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने ये बोला कि कोर्ट ने कई बार ऐसा हुआ है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एडॉप्टिव पेरेंट के केस में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चीज़ जो है बहुत अजीब है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, इवन दो बेस्ट केयर ऑफ द चाइल्ड जो है वो एडॉप्टिव पेरेंट्स के हाथ में है। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने कस्टडी दे दी है बायोलॉजिकल पेरेंट्स का, इवन दो वो रेप विक्टिम हो या इवन दो वो रेपिस्ट हो। एक केस इन्होंने बताया कि 17 साल का एक बायोलॉजिकल मदर थी जो कि एक लड़के के साथ चली गई, समझ में आ रहा, उनका एक माइनर बच्चा हुआ, ठीक है। उस पर जब उसके पेरेंट्स ने, यानी कि जो बायोलॉजिकल मदर थी जो 17 साल की थी, जो कि बच्ची थी, मतलब अभी तो वो एडल्ट हुई नहीं है, तो उनके मदर ने पॉक्सो एक्ट लगाया। पॉक्सो एक्ट लगाकर क्या हुआ कि जो बच्चे की जो कस्टडी थी वो चाइल्ड वेलफेयर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे दिया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्चे के अडॉप्शन के लिए बोला। उसके बाद फादर ने जो थे, बायोलॉजिकल फादर जो रेपिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको क्या कर दिया, हाबियस कॉर्पस मंगा दिया। बाद में ये फैसला हुआ कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि भैया ऐसा है, जो रेपिस्ट है वो बायोलॉजिकल फादर है, अगर उसे ऐसा लगता है कि ठीक है वो केयर कर सकता है तो वही केयर करे। तो सर ये क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? इवन दो जो मदर और फादर का वर्जन था वो डिफरेंट था। जो बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर थी, जो माइनर थी, उसने कहा कि ये मुझसे ज़बरदस्ती किया। बायोलॉजिकल फादर कहते नहीं, वी आर इन लव, हम लव में थे, तो एक तरह का कंसेंचुअल सेक्स तो हुआ नहीं। वैसे भी सर जी जो है 17 साल 18 साल से नीचे जो सेक्स होता है वो कंसेंचुअल नहीं माना जाता। अगर कंसेंट दिया भी गया है तो वो रेप की कैटेगरी में ही आता है। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो यहाँ पर यही चीज़ समझना होगा कि आप किसको दे रहे हैं अधिकार, ये आपको बहुत ज़रूरी है। इवन इन्होंने एक और केस रखा जिसके तहत जो है मतलब एक नसरीन बेगम का केस था, उसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अधिकार दे दिया गया एडॉप्टिव पेरेंट्स के जगह पर, ये जानते हुए भी कि एडॉप्टिव पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा नर्चर करा था उसको। 6 साल तक नर्चर करने के बावजूद जो फाइनल अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? एडॉप्टिव बायोलॉजिकल पेरेंट्स को। इवन दो फैमिली कोर्ट ने एक क्लियर कट जजमेंट दे दिया था कि नहीं भाई, बच्चा जो है वो चैटल इन प्रॉपर्टी नहीं है, जो उसको सही से केयर करेगा उसी के अधिकार होना चाहिए। समझ रहे हो बातों की नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई ऐसा है कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है नो राइट विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड। समझ में आ रहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भैया अब जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनका कोई अधिकार नहीं बनता, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वही इनके रियल फादर हैं। और बच्चे की जिम्मेदारी है, ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। अगर वो नहीं निभाते हैं तो एडॉप्टिव पेरेंट्स उसका केयर कर सकते हैं। ये तो गलत बात है। समय आ गया है सर कि आपको एडॉप्टिव पेरेंट्स के अधिकार को जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर आप एडॉप्टिव पेरेंट्स के अधिकार को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो कोई 15-16 साल 20 साल बच्चा पालेगा और आखिरी में बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे उठा के लेके चले जाएंगे। ऐसे तो फिर कभी एडॉप्शन नहीं हो पाएगा सर। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड केटर करे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल में क्या बात बताने की कोशिश की है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल? पॉइंट्स टू बी नोटेड, देखिए आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, सिविल कोड की बात करता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरी है कि वो एडॉप्शन राइट्स के बारे में भी ध्यान में रखे। एडॉप्शन राइट्स के बारे में भी ध्यान में रखे। समझ रहे हो बातों की नहीं?
केवल हम पॉलीगमी और डिवोर्स के इश्यूज़ को ही ना ओवर एम्फसाइज करें। फिर उन्होंने आपके सामने क्या बात रखी, इन्होंने बात रखा बहुत इम्पॉर्टेंट कि भाई ऐसा है कि 2-3 इश्यूज सामने हमारे नज़र आए हैं। इन केस ऑफ रेप ऐसा देखने को मिला है कि जो बायोलॉजिकल फादर है उनको कस्टडी दे दी गई है विदाउट द विश ऑफ द मदर ऑफ द विक्टिम बायोलॉजिकल मदर। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला है। समझ लो बात हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, है इसको एडॉप्शन में लाना चाहिए। आप बताइए, ऐसा आदमी जो कि रेप कर रहा है वो कैसे बच्चे को नर्चर और वेलफेयर देखेगा? और हमारे लॉज ये बोलते हैं, एडॉप्शन लॉज बोलते हैं कि बच्चे का वेलफेयर इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सर ये तो बड़ी गलत बात है। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या करी आपके सामने, दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बायोलॉजिकल पेरेंट को ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने बच्चे के पास जाना चाहिए, समझ रहे हो बातों की नहीं, तो फिर एडॉप्टिव पेरेंट का अधिकार वहाँ कम हो जा रहा है। एडॉप्टिव पेरेंट से उस बच्चे को उठा के बायोलॉजिकल पेरेंट के हाथ में डाल दे रहे हैं, इवन दो कितने साल जो है एडॉप्टिव पेरेंट ने नर्चर किया, लव दिया, अफेक्शन दिया। ऐसे तो सर जी एडॉप्शन जो हो जाएगा वो डिस्करेज हो जाएगा इंडिया में। एडॉप्शन राइट्स जो होंगे वो डिस्करेज हो जाएंगे इंडिया में, है ना। तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जानी है भैया सर फ्यूचर में। इसीलिए सर क्या बोला गया है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन चीज़ों को अमेंड करना चाहिए। समझ रहे हो? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, डिस्कस द इश्यूज ऑफ एडॉप्शन राइट्स इन इंडिया। Explain how uniform civil code will rectify the issue। सर 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा अभी क्या है आर्टिकल, दलित टारगेटेड वायलेंस अ डिमिंग ऑफ तमिलनाडु। हेलो सर, मैं भी इस आर्टिकल को देख के बड़ा शौक दूं। मैं आपको यकीन नहीं करता, मुझे नहीं मालूम था कि तमिलनाडु में, मुझे मालूम है कि साउथ इंडिया में कास्ट बेस्ड कई सारे मूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये आज भी इतना प्रिवेलेंट है ये मुझे पता नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। सो आई हैव, मतलब मैंने इस आर्टिकल के एक एक वर्ड को खुद इंटरनेट पे सर्च किया और मैं पाया कि एकदम सही बोला गया है। अब देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है। ये आर्टिकल कह रहा है कि दलित कम्युनिटी कंटिन्यू टू फेस वायलेंस अक्रॉस इंडिया एवरी डे। ये आर्टिकल कह रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत छिटपुट वायलेंस यहां होता रहता है। अब देखिए यहां पे क्या बोला है इन्होंने, वायलेंस की छड़ी बिल्कुल, मतलब एकदम समझ लीजिए कि एकदम लाइन लगा दिया इन्होंने बोला भाई कि ऐसा है 4 अगस्त को चेरन मधई को मारा गया बिकॉज वो एक कोई आदमी था जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था, वो किसी नॉन दलित से विमेन से बात कर रहा था, उसे मार दिया गया, पीटा गया। एक इंटरकास्ट कपल थे, उन्हें मार दिया गया। ऑनर किलिंग इज क्वाइट रैम्पेंट। स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो मार दे रहे हैं, मतलब अपने मतलब सहपाठियों को, अपने स्टूडेंट, अपने कुलीग्स को मार दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट में जो उनकी क्लासमेट्स हैं उनको मार दे रहे हैं। तो सर मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि सर ये तमिलनाडु में ऐसा चल क्यों रहा है। मैंने पता किया कि ऐसा क्यों चल रहा है, तो मैं खुद खोजने लगा कि भाई ऐसा क्या कारण था कि तमिलनाडु में ऐसे दलित कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है। तो मेरे को कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया। इस आर्टिकल में खुद इन्होंने लिख दिया है कि क्या है, क्यों ऐसा
चल रहा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पर कई सारे ना कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश कर रहे हैं डे बाय डे। वो जो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनमें से एक लोकल हीरो रहता है या एक लोकल लीडर रहता है, वो कोई बहुत जाना माना आदमी रहेगा। अब वो जो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हर महीने 2 महीने पर रैली निकालते हैं जिसमें उस कास्ट के लोग जाते हैं। वो एक यूनानिमिटी, मतलब कि वो एक यूनिटी को एक्सप्रेस करता है। फिर उसमें से जो लोकल, जो वहाँ की कम्युनिटी हैं, उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंट में हैं, जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से हैं, वो लोग भी उस रैलीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये बड़ा मतलब चौंकने वाला टॉपिक था। इससे भी ज़्यादा चौंकने वाला टॉपिक ये हो गया कि इनमें से कुछ कास्ट ऐसे हैं, या जो तमिलनाडु के जो स्कूल गोइंग बच्चे स्पेशली रूरल एरिया में, वो एक बैंड पहनते हैं। वो बैंड जो होते हैं वो मल्टी कलर बैंड्स होते हैं। कोई ब्लू है, ब्लू के साथ येलो, येलो के साथ ऑरेंज, ऐसे करके बैंड पहना है। वो बैंड जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने उसको कहा कि यार ये फालतू बात कर रहे हैं क्या, ऐसा कोई बैंड थोड़ी ना पहन के। तो बाकायदे मैंने देखा कि इंडिया टुडे में इस पर आर्टिकल आ चुका है, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। उस आर्टिकल को एक्सप्रेस किया कि इस बैंड का क्या मतलब है, ये कौन सी कम्युनिटी के बिलोंग करेंगे, ये एससी है, ये आपको जो है ओबीसी कम्युनिटी का है। तो वो बैंड उस कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचिए कि स्कूल गोइंग बच्चों के हाथ में ये बैंड लगाना और इस टाइप के कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की रैली करना, ये कहीं ना कहीं यंगस्टर के बीच में कास्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। और इसी कास्ट कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है कि आप स्कूल गोइंग बच्चों में भी ये वायलेंस देखोगे। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे गुरु पूजास बता रखे हैं। इन्होंने बोला है कि सोशल आइकॉन वगैरह जो है गुरु पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं, एक रैली होती है, उसमें लोकल पॉलिटिकल लीडर्स भी जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सवाल उठता है कि साउथ इंडिया, जहाँ पर इतने एंटी ब्राह्मणिक मूवमेंट हो चुका है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो चुका है, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट कई बार जो है मूवमेंट हो चुका है, उस साउथ इंडिया में इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रहा है। ये अजीब बात है। गजब की बात यह कि अक्सर हम जब दलित कम्युनिटी पे कोई ब्लेम आता है या दलित कम्युनिटी पे कोई इशू आता है तो हम लोग ब्राह्मण्स को ब्लेम करते हैं। इस आर्टिकल में कहा है कि ठीक है, आप कह सकते हो कि टू एन एक्सटेंट ये डिस्पैरिटी क्रिएट किया गया उनके थ्रू, लेकिन अभी जो वायलेंस हो रहा है वो ब्राह्मण्स के थ्रू नहीं हो रहा है। अभी जो वहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहा है, वहाँ पर डोमिनेंट अदर बैकवर्ड कम्युनिटी जो है वो बहुत डोमिनेंट है, उनकी तरफ से ये वायलेंस देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? अब सवाल उठता है कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रही हैं, या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है फ्रॉम द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? तो सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं चाहती है कि इन डोमिनेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर हाथ लगाया जाए, क्योंकि इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये एक चंक अमाउंट ऑफ वोट बैंक क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, चाहे वो डीएमके हो, एआईडीएमके हो, कोई इनके अगेंस्ट आवाज़ ही नहीं उठाता। जो ये कर रहे हैं करने दीजिए। जो वहाँ की बीजेपी रूलिंग पार्टीज़ हैं वो भी इस पर आवाज़ नहीं उठाना चाह रही है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि वो हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है, यहाँ पर जैसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो कोई भी इस वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द वोट बैंक ऑफ द न्यूमेरिकली डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटीज, सो देयर इज अ पॉलिटिकल कंपटीशन ऑन अप टू अपीज देम। यहाँ पर भाई साहब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है कि भैया हम इस ओबीसी कमेटी को सपोर्ट करते हैं, हम इस ओबीसी कमेटी को करते हैं, ये जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? जब पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? और ये परपिचुअल वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? इन्होंने बीजेपी के बारे में बताया, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनका तो खुद हिंदुत्व बेस्ड अपर डोमिनेंट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो ये कह रहे हैं कि ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो यहाँ पर काफ़ी दलित फ्लैग और वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, समझ रहे हो, ये चीज़ इन्होंने किया है। इन्होंने ये भी बोला कि ब्राह्मण्स आर पोर्ट्रेट टू बी द कॉमन एनिमी एंड द वॉइसेज ऑफ दलित डिसरिगार्डेड एंड सप्रेस्ड। अक्सर जब भी दलित जो है इनके अगेंस्ट वॉइस उठाते हैं, इनको कई बार जो है सप्रेस कर दिया जाता है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले इन कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रोकना चाहिए कि भैया ये जो तुम फालतू के ऑर्गेनाइजेशन बना के जो ये कास्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट करो ना बच्चों में, ये तुरंत समझ जाओ बेटा,
ये फालतू के नौटंकी ना करो, ये चीज़ सबसे पहला आपको करना चाहिए। इस टाइप के जो बैंड लगाए जा रहे हैं इनको तुरंत मना करना चाहिए, स्कूल में इनकी एंट्री मना करनी चाहिए। इस टाइप के कोई बैंड जो बेच रहा है उन्हें पकड़ के जो है जेल के अंदर डालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और भाई साहब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ SC and ST एक्ट जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जो है बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में करना चाहिए, ताकि इस टाइप के जो है दलित के अगेंस्ट वायलेंस ना हो। यही आर्टिकल इसके बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। अगर आपको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में या कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ के बारे में कुछ भी ऐसे लिखना है तो आप तमिलनाडु इन सबको कोट कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर होगा वो सब्सटेंशिएट हो जाएगा। समझ रहे सर जी, यही है सर हमारे DNA में और दूसरे DNA में, दिस इज़ द डिफरेंस। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और हमेशा ये बात बताऊँगा। हम केवल वो नहीं है कि हमने प्रीलिम्स के 4 फैक्ट उठाए और आपके सामने फेंक दिए। हमारा DNA जो होता है मोर ऑफ द मेंस ओरिएंटेड होता है। उसमें अगर कुछ प्री का टॉपिक मिलता है तो हम उसमें आपको बताते हैं, ताकि आपके अंदर जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी क्रिएट हो सके। ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। मैपिंग टाइज, अब देखिए सर ये क्या पंगा हो गया है। मैं कह रहा हूँ ना, चाइना को भाई साहब सोते जागते जो है कुछ समझ में नहीं आता ना, तो सोचता है कि चलो ये काम करते हैं, इंडिया को पोक कर देते हैं। और दिस इज व्हाट वी कैन से दैट चाइना पोकिंग टू इंडिया। एकदम ये पोक ही समझ लो आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाइना ने क्या किया ना, अभी एक मैप निकाला। क्या जरूरत है भाई अभी मैप निकालने का? अच्छा मैप निकाला है तो जरा मैं आपको एक पार्ट पे दिखाता हूँ क्या किया है। अगर ये आपको भूटान नज़र आ रहा होगा, अगर आप मैं इस मैप को अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पार्ट आपका भूटान है, और आपका भूटान से चिपका हुआ एक पार्ट नज़र आता है यहाँ पर ऐसे करके। ये पार्ट आता है आपका किसका? ये पार्ट पूरा का पूरा जो आता है ये अरुणाचल प्रदेश का आता है। ठीक है, भूटान। अब आपका जो चाइना ने क्या किया देखिए, चाइना ने जो ये पार्ट है इसको अपने अंदर रिप्रेजेंट कर लिया है, यानी अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बना दिया है। यही नहीं, आप अगर गौर करें तो यहां पर कभी हमारा मैप ऐसे होता था, यानी कि ये जो अक्षय चिन्ह वाला पार्ट है इसको भी पूरी तरीके से खुद में दिखा दिया है। समझ लो, ये ध्यान रखिएगा। यही नहीं, इसमें देखिए कितना बड़ा बल्ज वाला जो एरिया है ये साउथ चाइना सी का, ये भी इसको भी अपने अंदर डाल दिया है। तो ये दिखा रहा है कि चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर और अननेसेसरीली चाइना इज पोकिंग टू इंडिया। तो इसके अगेंस्ट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट कड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई ये तो गलत बात है। समझ रहे हो हैं? अच्छा, अब जब हमने इसको प्रोटेस्ट किया तो फिर चाइना की तरफ से रिप्लाई क्या आया कि मतलब इंडिया को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने बोला कि इंडिया इज बीइंग स्टॉप बीइंग ओवर इंटरप्रेटिव। भाई साहब शक्ल देखिए अपनी कि नहीं है? ओवर इंटरप्रेटिव बोल दिया भाई साहब, इंडिया ओवर इंटरप्रेट कर रही है? तुमको शर्म आनी चाहिए चाइना। तुम ही थे ना जिसको 2019 में जब हमने अपना मैप बनाया था आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर मेकिंग, आफ्टर वी मेड जम्मू कश्मीर अदर यूनियन टेरिटरी, तभी तुम ही थे ना जब UNSC काउंसिल में चले गए थे, जबकि हमने तुम्हारे किसी भी टेरिटरी को अपने अंदर नहीं दिखाया था। केवल हमने जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल मैप को चेंज करके हमने दिखाया था कि ये यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही प्रॉब्लम हुई थी। तुम UNSC में चले गए थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और तुमने मतलब जितना जब दम लगाना था सब लगा दिया था। तब वहां पर सर आपका ये जो ओवर इंटरप्रेट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहां चला गया सर? ये लाइन आपके लिए अप्लाई होता है कि नहीं कि इट इज अ रूटीन चेकअप एंड आज इंडिया नॉट टू ओवर इंटरप्रेट? हम भी तो ये स्टेटमेंट दे रहे थे आपको, तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सर जी यही है चाइना का चेहरा, समझ में आ रहा है? जब चाइना को आप वही दिखाएंगे ना जो वो दूसरों को दिखाता है, तो फिर चाइना को जो है वो हजम नहीं होता सर। समझ रहे बात को? इसी को लेकर ये हुआ है कि दो कंट्री के बीच में गहमा गहमी और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को हमारा अपना पार्ट बनाया, जबकि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज द जम्मू एंड कश्मीर एंड द अक्साई चिन। समझ में आ गया? और दूसरी बात, इसी के रिस्पॉन्स में जो जी जिनपिंग है उन्होंने अभी 10 तारीख को G20 की मीटिंग होने वाली थी दिल्ली में, तो उन्होंने अपीयर होने से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
तो दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर मैन मेड ऑफ कोर्स सर, जो इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से रेनफॉल नज़र आ रहा है, जिस तरीके हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल, उत्तराखंड में रेनफॉल नज़र आया, जिस तरह साइक्लोन की इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्या मैन मेड डिजास्टर? बिल्कुल सर, दीज आर ऑल मैन मेड डिजास्टर्स। जिस तरीके से हमने ग्लोबल वार्मिंग किया, जिस तरीके से हम रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से अर्बन एरियाज पर जो है एक्सेसिवली पॉपुलेशन प्रेशर आ गया है, जिसके वजह से वहाँ की टोपोग्राफी डिस्टर्ब हो गई है, जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जितने भी डिजास्टर नज़र आ रहे हैं सब मैन मेड इंड्यूस्ड है और ये डे बाई डे स्टीपर होता चला जाएगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? ये जानिए डिकोडिंग दी OCCRP's अदानी रिपोर्ट। अब देखो मैं आपको ना इसको बड़ा सिंपल टर्म में समझाता हूँ, ज़्यादा अगर तुम्हें मैं बताने लगूंगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए आपको पता होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि अदानी जो है अपने शेयर प्राइस जो है ओवर प्राइस करके दिखा रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग है, राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत सारी बातें कही गई थी। अब इस पर आया कि भैया सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला गया कि भाई सही बात है, ये रिपोर्ट सही है तो फिर अदानी पर एक्शन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि इन्वेस्टिगेट करिए, देखिए अदानी एंड कंपनी जो है इनमें किस टाइप के जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस अप्रोप्रिएशन है, इसके बारे में आप जरा देखकर मुझे बताएं। तो एक कमिटी थी जिसका नाम है OCCRP's, समझ में आ रहा? उस कमिटी ने इन्वेस्टिगेट किया और कुछ चीज़ें उनको मिला, समझ रहे हो? अब वो चीज़ क्या मिला मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं आपको बहुत लोकल एकदम लेमैन टर्म में समझाऊंगा, टेक्निकल टर्म में घुसूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आना, तो मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाता हूँ तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा क्या मामला है। देखिए एक सेबी के अंदर एक रूल है जो कि 2010 में अमेंड करके लाया गया था कि अगर कोई कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी है तो उसकी जितनी शेयर होल्डिंग है उसमें 25% शेयर होल्डिंग जो होगा वो पब्लिक के हाथ में रहना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सर, पब्लिक के हाथ में। अब पब्लिक कौन है? पब्लिक वो है जो जो किसी भी तरीके से कंपनी के किसी भी शेयर होल्डर, स्टेक्स होल्डर या कंपनी के ओनर के किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं आना चाहिए। वो भाई, वाइफ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हाथ में होना चाहिए जो कंपनी के ओनर से किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है, वो नॉर्मल पब्लिक माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 75% ऑफ द शेयर जो हो सकता है वो कंपनी के ओनर के हाथ में हो सकता है अगर वो पब्लिक कंपनी है, तो 25% शेयर जो उसे पब्लिक के हाथ में ही रखना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि 75% से ज़्यादा शेयर हो जाए यानी 100% शेयर ओनर के हाथ में हो जाए तो जब चाहे वो क्या कर सकता है, शेयर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो 25% शेयर अगर पब्लिक के हाथ में होगा तो इस यानी कि स्टॉक मार्केट का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा और वो शेयर मैनिपुलेट होना उतना आसान नहीं होगा। ये मेन फंडा है, समझे बातों की नहीं? अब जो कंपनीज होती है, जो अदानी ग्रुप कंपनी है, इस रिपोर्ट में ये पता चला कि अदानी ग्रुप कंपनी ने किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन टेरिटरी पर, समझ रहे हो बातों की नहीं, वहाँ पर एक शेल कंपनी खोला और किसी तीसरे कंट्री के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट किया अदानी कंपनी में। यानी कि किसी थर्ड कंट्री के थ्रू इन्होंने क्या किया कि वापस इंडिया में अदानी ग्रुप की कंपनी को खरीदा। यानी अदानी ग्रुप ने ही थर्ड कंट्री को या टैक्स हेवन के थ्रू अदानी ग्रुप के ये जो 25% शेयर होल्डिंग होना चाहिए पब्लिक के हाथ में, उसमें से कुछ शेयर को खरीद लिया। और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल शेयर होल्डिंग अदानी ग्रुप का 78% हो जाता है, जो कि 75% थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। यानी कि ये गलत है, समझ में आ रहा? रूल नंबर 19 जो है सेबी का, उसके अगेंस्ट है। इसका मतलब कि अगर मैं लेमैन टर्म में बताऊं तो अदानी ग्रुप ने अपने ही शेयर को किसी दूसरे रास्ते से राउंड ट्रिपिंग करते हुए खरीदा है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर उसके हाथ में हो सके और वो शेयर को मैनिपुलेट कर सके, और शेयर को मैनिपुलेट करने के बाद वो अपने तरीके से प्राइसेस को चेंज कर सके अपने बेनिफिट में। तो ये जो चीज़ है ये इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आता है, जो कि
सेबी के एक्ट के हिसाब से सही नहीं है। समझ रहे हो बातों की नहीं? ये एक रिपोर्ट आया है जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। ठीक, अच्छा, एक और बड़ा बेहतरीन फोटो हुआ है, पिक्चर ऑफ द वीक कह रहे हैं ये, सुपर ब्लू मून। ठीक है, ये मून जो है अपोलो टेम्पल ऑफ एंशिएंट ग्रीस से लिया गया है। सुपर ब्लू मून किसे कहते हैं? सुपर मून इसे कहते हैं जिसमें मून का साइज थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, क्योंकि मून इज कंपैरेटिवली क्लोजर टू अर्थ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्लू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्लू उस मून को कहा जाता है जब एक ही महीने में 2 फुल मून आ जाए तो उस जो दूसरा वाला फुल मून होता है उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। इट्स सुपर ब्लू मून, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए पिक्चर खींचा गया। चाइनीज प्रेसिडेंट जी येट टू कन्फर्म प्रेजेंस एट G20 समिट इन दिल्ली। अभी तक जी जिनपिंग ने नहीं बताया, अगर जी जिनपिंग नहीं आएंगे तो उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ऐसा नहीं है कि चाइना प्रेजेंस ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ई बसेस जो हैं विल बी एलोकेटेड सिटीज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अभी एक स्कीम निकला जिसका नाम है PM ई बस सेवा स्कीम। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक बस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो बस होंगे वो 10,000 बसेस इंडिया के आपके सिटीज़ में दौड़ेंगे, और ये जो होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड होगा कि किस सिटी को कितना मिलना है। जैसे इन्होंने दिया है क्या कि पॉपुलेशन जिसका 15 से 20 लाख के बीच में है, या 10 से 15 लाख के बीच में, या 10 से कम में है, तो उनके हिसाब से पॉपुलेशन के बीच पर बसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में? तो PM ई बस योजना, अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं इस स्कीम के बारे में कि कैसे क्या है और क्यों, ये इससे क्या फ़ायदे होंगे। खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम September 18 to 22। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं। नॉर्मली ये रहता है कि सेशन ही नहीं होता, पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होती, ज़्यादातर टाइम जो होता है एडजर्नमेंट होता रहता है। 18 से 22 के बीच में सेशन ले रहे हैं हम। इसमें हम अमृतकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। अमृतकाल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, माफ़ करिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बेसिकली जो अगले 25 साल यानी कि 2023 से 2047 के बीच में, जिसमें हम लोग 100th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, उसके बीच के पीरियड को अमृतकाल का है। इसमें हम क्या क्या करेंगे इसके बारे में बात कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस स्पेशल सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी डिस्कशन होगा। इसके अलावा इसमें हो सकता है कि इंडियाज़ गोल ऑन अमृतकाल क्या हो, चंद्रयान 3 के बारे में भी डिस्कस हो सकता है, और डॉट लाइक सिचुएशन के बारे में डिस्कस हो सकता है। इसके अलावा ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये सेशन न्यू पार्लियामेंट में हो, क्योंकि ये पहला सेशन होगा जो कि मीटिंग के बाद, मतलब इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट के बाद होगा। अगर आपको पता ना हो तो मुझे बिमल पटेल जी ने न्यू पार्लियामेंट को जो है इनॉग्रेट किया था, पॉइंट नंबर 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि इसमें सिटिंग जो कैपेसिटी है न्यू पार्लियामेंट का वो 888 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 888 जो सिटिंग कैपेसिटी है वो केवल लोकसभा का है, राज्यसभा का अलग है। राज्यसभा का आप मुझे बताना, कंफर्म मैं नहीं होता है, उसमें शायद 384 है टोटल मिला के। अगर हम लोग देखें तो 1274 या 84 के करीब आता है, 72 के करीब आता था, 1272 के करीब आता है टोटल सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट ने इसको जो है डिज़ाइन किया और इसको जो है मैन्युफैक्चर करा, इसको पूरी तरीके से जो आर्किटेक्ट करा है बिमल पटेल जो हैं, इनके आर्किटेक्ट हैं। समझ में आ रहा है, न्यू पार्लियामेंट के। इसके अलावा जया वर्मा, आपने देखा होगा जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो ये काफ़ी जो है टीवी चैनल्स और इसमें काफ़ी दिखाई दे रही थी। इन्होंने पूरे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो 118 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विमेन जो है वो हेड ऑफ रेलवे बोर्ड बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मेरे ख्याल से PCS के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जया वर्मा सिन्हा जो है ये फर्स्ट विमेन हेड ऑफ रेलवे बोर्ड बनी है। इसके अलावा असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट रवि खन्ना को जो है, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, कैंसर ट्रीटमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रवि खन्ना को जो है वो रोमन मक्से से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रयान प्रोब फाइंड्स स्पार्स प्लाज्मा ऑन मून। ये जब आप हर रोज़ आप नई नई फाइंडिंग देख रहे हैं कि चंद्रयान जो हमने प्रोब भेजा था वहाँ पर, रोवर और लैंडर, इन्होंने नई नई फाइंडिंग करते रहते हैं ये, तो वहाँ पर अभी जो है स्पार्स प्लाज्मा मिला है। आप मुझे बताइएगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस स्पार्स प्लाज्मा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है सर। इसके अलावा
इंडिया जो कि नया मैप जो इशू किया है चाइना ने, उसमें इंडिया ने तो प्रोटेस्ट किया ही है, साथ साथ फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया, याद करिएगा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना ने अपना क्लेम दिखाया है। इस वजह से इंडिया के अलावा फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तीनों ने भी जो है प्रोटेस्ट किया है। अच्छा, 2023-24 में फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट आया, उसमें 7.8% ग्रोथ देखने को मिला है। काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोथ है, आप कई सालों में आप मान के रखिए, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी जो है वो बैक इन ट्रैक आ रहा है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 और 4 मेजर एडिटोरियल्स, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया और यही डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी कहें लाइक करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।